हेलो फ्रेंड्स, आज हम टूल लाइफ ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में जानेंगे। टूल लाइफ जनरली दो तरह के बहुत सारे डेफिनेशन टूल लाइफ के मिलते हैं। R&D सेक्शन में एक मिलता है, इंडस्ट्री में भी डिफरेंट तरीके से डेफिनेशन मिलता है। तो R&D सेक्शन में कैसे डेफिनेशन दिया जाता है, जनरली अगर कोई भी एक फ्रेश टूल आप लिए तो जब तक वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट ना करके, तब तक उसे हम बोलते हैं कि टूल लाइफ। मतलब मशीनिंग टाइम इन बाय व्हिच ए फ्रेश कटिंग टूल सेटिस्फैक्टरी वर्क्स आफ्टर व्हिच इट नीड्स रिप्लेसमेंट और रिकंडीशनिंग। मतलब शार्पन जब तक ना किया जाए या फिर रिप्लेसमेंट जब तक ना किया जाए, एक टूल जितने मशीनिंग टाइम तक वो वर्क करेगा, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देगा, तब तक हम उसे बोल सकते हैं कि टूल लाइफ होगा। ठीक है। अब टूल लाइफ जनरली अगर फ्रेश टूल लिया जाए तो हम न्यूमेरिकली इसका एक डाटा रहता है कि जब टूल वेयर होगा तो कितने देर तक वो टूल वेयर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे सकता है। समझिए, अगर एक फ्रेश टूल लिया जाए तो अगर मैंने पिछले क्लास में बोला था कि टूल वेयर के बारे में, दो तरह का टूल वेयर होता है, एक फ्लैंक वेयर होता है और एक क्रेटर वेयर होता है। फ्लैंक वेयर कहाँ पे होता है? फ्लैंक सरफेस होता है। क्रेटर वेयर होता है रेक सरफेस के ऊपर। तो ये जो फ्लैंक वेयर क्रिएट हो रहा है, उसका वैल्यू भी अगर 0.3 तक पहुंच जाते हैं, 0.3 मिलीमीटर, तो उसे हम उस टूल को और यूज़ नहीं करते। मतलब ये फ्रेश टूल, अगर कोई फ्रेश टूल लिया गया और उसका टूल मशीनिंग होते होते अगर टूल वायर पहुंच गया, फ्लैंक वायर पहुंच गया 0.3 मिलीमीटर तक, तब उसको हम रिप्लेस करेंगे या फिर रिकंडीशनिंग करेंगे। मतलब उस टाइम के बीच जितने देर तक हम जॉब बना रहे थे, मशीनिंग टाइम, उसी को हम बोलते हैं टूल लाइफ। या फिर क्रेटर वायर के डेफिनेशन में के टी रीचेस अप टू 0.15 मिलीमीटर। अब इंडस्ट्री में हम इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसमें लेंथ ऑफ टाइम लिया जाता है जब तक ये सेटिस्फैक्टरी सर्विस देता है। कोई एक आउटपुट या फिर जॉब बनाने के लिए, आउटपुट में जो जॉब बनेगा उसका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट जब तक देता है, उसी लेंथ ऑफ टाइम को हम बोलते हैं कि टूल लाइफ। अब टूल लाइफ का जो असेसमेंट होता है वो तीन तरह का होता है। अगर हम बोले कि ये एक टूल जब तक मशीनिंग करेगा, कितने पीस वो वर्क पीस वो मशीन कर सकता है, जॉब कितना बना सकता है, वही हम उसे टूल लाइफ बोल सकते हैं। इस तरह से एक असेसमेंट हम मिल सकता है जब तक वो कंटिन्यूअसली ऑपरेट किया जाता है। या फिर हम इसका असेसमेंट इस तरह से कर सकते हैं कि कितने वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव होता है। ठीक है। टूल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव, दिस इज हाई कॉम। अब इसे हम कब तक कर सकते हैं? यूजुअली कॉमनली यूज व्हेन द टूल इज यूज्ड फॉर हाई स्टॉक मटेरियल। जब हाई स्टॉक मटेरियल आप रिमूव करेंगे, कितने वॉल्यूम मटेरियल रिमूव हो रहा है, इस तरह से आप टूल असेसमेंट कर सकते हैं। या फिर टूल लेंथ ऑफ काट, एक टूल का अगर बहुत ज़्यादा लेंथ हुआ तो कितने लेंथ वो काट करेगा, उसे हम असेसमेंट ऑफ टूल बोल सकते हैं, टूल लाइफ का असेसमेंट पकड़ सकते हैं। अब देखिए, टूल लाइफ का मोड्स ऑफ फेल्यूर कितने होते हैं? दो तरह के मोड्स ऑफ फेल्यूर होता है। एक होता है प्रीमैच्योर फेल्यूर, दूसरा होता है फ्रैक्चर फेल्यूर। अब टेलोस टूल इक्वेशंस क्या होता है? टेलोस टूल लाइफ इक्वेशंस, इसे FDW टेलर ने 1900 साल में V T⁴ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक प्रूव करके दिखाया था कटिंग टूल में। V T⁴ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे V होता है कटिंग वेलोसिटी, T होता है टूल लाइफ, और N जो होता है स्मॉल n, ये होता है इंडेक्स, और C होता है कांस्टेंट। तो इसका एक जनरलाइज टेलर इक्वेशन भी है, मतलब मॉडिफाइड टेलर्स इक्वेशन। इसको हम इस तरह से लिखते हैं V इंटू T⁴ इंटू F⁴m इंटू D⁴p, जहाँ पे V होता है कटिंग वेलोसिटी, T होता है टूल लाइफ, F होता है फीड रेट, और D होता है डेप्थ ऑफ कट। इस N को N M P तीनों ही कांस्टेंट है। C भी कांस्टेंट है, जो टूल मटेरियल के ऊपर, टूल और वर्क मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे एक टेबल बनाया हुआ है कटिंग वेलोसिटी हाई स्पीड स्टील के लिए, एन स्मॉल एन जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स का जो वैल्यू, इस तरह से वैल्यू हम लेते हैं हाई स्पीड स्टील के, नॉन स्टील वर्क में, स्टील वर्क में 0.1। तो तकरीबन वैल्यू जो होता है हमेशा पॉइंट पे एक लेस देन 1 होता है, एक इंडेक्स, इसलिए हम इसे इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है।
और ये जो जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये होता है टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशंस का ही ग्राफ होता है, लॉग वी वर्सेस लॉग टी का। अगर आप देखेंगे ये जो इक्वेशन वी टू टू पर एन इजिकल टू कॉन्स्टेंट है, तो दोनों तरफ से अगर लॉग लिए तो लॉग वी टू टू पर एन इजिकल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से लॉग वी और लॉग टी का एक रिलेशन आपको मिलेगा, जहाँ पे आप इस तरह से एक लाइन आपको मिल सकता है। V1 और V2 डिफरेंट V1 V का वैल्यू, अगर आप वेलोसिटी डिफरेंट लेते हैं तो आपको डिफरेंट टी मिलेगा, टूल लाइफ भी डिफरेंट मिलेगा। मतलब V1 में टूल लाइफ इतना मिलेगा, V2 में टूल लाइफ इतना मिलेगा। आपका वेलोसिटी जितना बढ़ेगा उतना टूल लाइफ भी घटेगा। तो वेलोसिटी कम करने से आपका टूल लाइफ बढ़ सकता है। और फैक्टर अफेक्टिंग द टूल लाइफ के लिए, टूल लाइफ अगर ज़्यादा होना चाहिए तो उसके लिए जो जो फैक्टर होता है वो होता है, एक कटिंग स्पीड, दूसरा होता है फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, टूल जियोमेट्री, टूल मटेरियल, वर्क मटेरियल, नेचर ऑफ कटिंग, रिजिडिटी ऑफ मशीन टूल एंड वर्क, यूज़ ऑफ कटिंग फ्लूइड। तो कटिंग स्पीड किस तरह से वेरी करता है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इसी ग्राफ में अगर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपको टूल लाइफ ज़्यादा चाहिए तो वेलोसिटी कितना है, कम होना चाहिए। जितना कम, देखिए जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, सॉरी आप इधर अगर देखेंगे, ज़्यादा अगर वेलोसिटी लगता है, ये जो वेलोसिटी V1 है ज़्यादा है, V2 है इधर कम है, मतलब कम वेलोसिटी में आपको ज़्यादा टूल लाइफ मिल सकता है। तो इस तरह से आपको कर्व मिलेगा। डेप्थ ऑफ कट, अगर डेप्थ ऑफ कट बहुत कम लिए तो चिप कंट्रोल नहीं होता। चिप जो होता है ना वो बहुत छोटा छोटा चिप होता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। थोड़ा उसमें फ्रिक्शन होता है, घर वाइब्रेशन होता है, एक्सेसिव हीट जनरेट होता है, ये अनकंडीशनल है, ठीक है। टू स्मॉल डेप्थ ऑफ कट के लिए अनइकोनॉमिकल होता है। सॉरी, अनइकोनॉमिकल का मतलब इसमें फ़ायदा नहीं होता। आप अगर समझिए कि 0.1 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ काट दिए तो ये तो काटने में, एक जॉब काटने में तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसीलिए ये इकोनॉमिकल भी हो सकता है। और टू डिप, अगर ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट लिए तो क्या होता है, आपका हाई पावर कंजम्पशन होगा। जितना डेप्थ ऑफ कट आप ज़्यादा लेंगे उतना ही पावर कंजम्पशन, फोर्स इंक्रीज करेगा, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। और टूल टिप जो होता है, इंसर्ट जो है वो ब्रेक कर सकता है, टूट सकता है, ठीक है। और कटिंग फोर्स भी इंक्रीज करेगा। और फीड रेट, अगर फीड रेट ज़्यादा कम हुआ, लाइट हुआ, मतलब बहुत कम फीड रेट आप ले रहे हैं, तो रैपिड टूल, स्ट्रिंजर, बिल्ट अप एज, अनइकोनॉमिकल, तीनों फैक्टर आपको दिखाई देगा। अगर बहुत ज़्यादा फीड रेट लेते हैं तो चिप कंट्रोल भी लॉस हो सकता है, सरफेस फिनिश भी बहुत ख़राब होगा, क्रेटर वायर देखा जाएगा, पावर कंजम्पशन भी बहुत हो सकता है। तो ना आप फीड रेट को टू लाइट ले सकते हैं, ना टू हैवी, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, आपको नॉर्मल एक मिडल वैल्यू लेना पड़ेगा। टूल जियोमेट्री के ऊपर, अगर रेक एंगल अगर बढ़ा जाए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होता है कि काटिंग फोर्स और हीट जनरेट दोनों ही रिड्यूस होता है। अगर काटिंग फोर्स रिड्यूस होगा तो पावर कंजम्पशन भी कम होगा, तो टूल लाइफ ज़्यादा होगा, ये तो ऑब्वियस है। बट अगर बहुत ज़्यादा रेक एंगल बढ़ गया तो कटिंग टूल का जो वेज है उस बहुत थीन हो जाता है और वीक हो जाता है। थीन मतलब वीक हो जाएगा, और वीकन होगा तो कभी भी टूट सकता है, इसीलिए हीट भी जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी कम होगा उसका, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाएगा, टूट भी सकता है। हीट जनरेशन, हीट कैपेसिटी कम होगा तो टूट सकता है। इसीलिए रेक एंगल बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज करना है, उसका सर्टेन अमाउंट वैल्यू होता है। जनरली हम 3 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 3 से 15 डिग्री तक हम रेक एंगल को ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते। रिलीफ एंगल मतलब क्लियरेंस एंगल कितना हो सकता है, दीज आर प्रोवाइड बाय द कटिंग टूल टू प्रिवेंट राविंग ऑफ द टूल फ्लैंक विद द मशीन सर्फेस। फ्लैंक सरफेस के साथ जो मशीन सरफेस का जो राविंग होगा, रिलीफ एंगल अगर ना दिया जाए तो क्लियरेंस एंगल हमेशा दिया जाता है, ताकि फ्लैंक सरफेस, टूल का जो फ्लैंक सरफेस होता है वो मशीन वर्क सरफेस पे कभी राव ना करे, फ्रिक्शन ना हो उन दोनों के बीच, ठीक है। अगर फ्रिक्शन होगा तो ऑब्वियसली टूल लाइफ रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए हम क्लियरेंस एंगल और रिलीफ एंगल देना चाहिए। कटिंग एज एंगल का भी एक होता है थोड़ा टूल वायर में, ठीक है। सर्टेन वैल्यू ऑफ कटिंग एज एंगल के लिए
स्पीड थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, तो एडवांसली उसे टूल लाइफ भी ज़्यादा हो सकता है। हार्डनेस, तो टूल मटेरियल किस तरह का टूल मटेरियल होना चाहिए। हार्डनेस, कटिंग टूल मटेरियल मस्ट बी वन टू हाफ टाइम्स हार्डर, मतलब कटिंग टूल हमेशा वर्क मटेरियल से ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। अदरवाइज ये क्या होगा कि टूल लाइफ कटिंग टूल बहुत वेयर होगा और उसे टूल लाइफ के ऊपर अफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, वेयर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, शॉक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, और शेप और साइज़ के ऊपर भी टूल लाइफ डिपेंड कर सकते हैं। टूल लाइफ मटेरियल के ऊपर अगर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए, टाफनेस होना चाहिए, हॉट हार्डनेस होना चाहिए, वेयर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, और कटिंग टूल मटेरियल किस तरह से चूज किया जा सकता है। कटिंग टूल मटेरियल आप प्लेन कार्बन स्टील ले सकते हैं, हाई स्पीड स्टील ले सकते हैं। जनरली ये हाई स्पीड स्टील हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि 18% टंगस्टेन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम और 0.9% कार्बन लिया जाता है हाई स्पीड स्टील में। ठीक है, और प्लेन कार्बन स्टील और लोकल एलॉय स्टील भी यूज़ किया जाता है। सीमेंटाइट कार्बेट भी बहुत हार्ड टूल वर्क मटेरियल हो तो सीमेंटाइट कार्बेट यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ सिंथेटिक डायमंड या फिर CBN क्यूबिक बोरोन नाइट्रेट भी आजकल बहुत यूज़ हो सकता है, बहुत ही हार्ड मटेरियल के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है टूल लाइफ के लिए, वो है कटिंग फ्लूइड। अब देखिए, कटिंग फ्लूइड जब अप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि रिड्यूस द हीट जनरेशन एट शियर जोन में जब चिप प्रोड्यूस होता है लेयर बाय लेयर फॉर डक्टाइल मटेरियल या फिर फॉर ब्रिटल मटेरियल, तो उस शियर जोन में हमेशा जो फ्रिक्शन जोन होता है उसमें कूलेंट का काम करता है कटिंग फ्लूइड, क्योंकि वहाँ पे बहुत हीट जनरेशन होता है। और रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चीप लुब्रिकेंट, टूल एंड चिप के बीच जो फ्रिक्शन होता है वहाँ पे लुब्रिकेंट का काम करता है कटिंग फ्लूइड। ठीक है, कटिंग फ्लूइड एप्लीकेशन किस तरह से कटिंग फ्लूइड हम देंगे, फ्लडिंग भी दे सकते हैं, मतलब मिस्ट भी दे सकते हैं, मतलब फॉग की तरह। ठीक है, और फ्लड मतलब डायरेक्ट पाइप से हम उसे भेज सकते हैं या फिर मैनुअली हम मांग लेके उसे डाल सकते हैं। फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और ड्राई और ग्रीन मशीनिंग फॉर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में हम कटिंग फ्लूइड यूज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू for watching this video. In my next video I will discuss about some numerical problems on 12 tool life